हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के बेस्ड जो असाइनमेंट क्वेश्चंस थी उनको जो है एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। एक ह्यूमन आई का नॉर्मल विज़न है तो फार पॉइंट क्या होगा, नियर पॉइंट क्या होगा, यानी कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है कितनी दूर तक देख सकता है और कितना पास तक देख सकता है क्लियरली। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे फार पॉइंट, तो फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट इज दैट पॉइंट अप टू विच दैट नॉर्मल पर्सन कैन बी सीन, नॉर्मल पर्सन कैन सीन एन ऑब्जेक्ट विदाउट एडजस्टिंग हिज आइज़, या कह सकते हैं कि बेसिकली वो क्लियरली जो है वो अपनी आईज से जो है कितनी दूर तक के डिस्टेंस को वो वॉच कर सकता है, देख सकता है, तो वो उसका फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट क्या होता है कि बिल्कुल वो पास की वो मिनिमम दूरी, जैसे आप देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बहुत क्लोज आंख के पास लेकर के आओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको देखने में दिक्कत होगी। यानी कि उसको, जैसे बुक ही है, बुक को आप दूर से देखो, रीड कर रहे हो और पास लेते आओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो जिस पोजीशन के बाद आप रीड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब कि वो जो पोजीशन है यानी क्लियरली जहाँ तक दिखता है वो पोजीशन नियर पॉइंट। ठीक है, तो अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन के जो फार पॉइंट है वो कहाँ होती है, इनफाइनाइट, और नियर पॉइंट क्या होती है, 25 सेंटीमीटर पर होती है, 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज 5/4, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, मान लीजिए कि D फॉर डेंसर, R फॉर रेयरर हमने लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम कितना दे रखा है, 5/4। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये होता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ R यानी कि रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम देखेंगे तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, दिस इज 1 अपॉन 5/4 एंड दिस इज इक्वल टू 4/5 एंड दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम व्हेन इट्स स्पीड इन एयर या वैक्यूम इज 3 × 10⁵। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आपको दे रखा है 1.5। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दे रखा है कितना, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको फाइंड करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू कितना होता है, C/V, और यहाँ पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से V/G, स्पीड ऑफ ग्लास में अगर लाइट की स्पीड निकालना है तो क्या जाएगा, C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.5, क्या जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -2 मीटर। फोकल लेंथ क्या दे रखा है, -2 मीटर, तो उसका हमें क्या निकालना है, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो क्या जाएगा 1/-2, दैट इज पावर इज इक्वल टू -0.5 डायप्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
कॉनकेव मिरर है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ द फोकस। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमें इमेज फॉर्म करना है। पैरेलल जाने वाली रेस रिफ्रैक्शन के बाद, इसको हम फोकस बना लेते हैं, फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से इंसिडेंट होने वाली रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इमेज पोजीशन एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा। नेचर की बात करेंगे, नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो साइज़ क्या होगा? सेम साइज़, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन इसका क्या जाएगा? 1 इक्वल टू -1, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एडवांस सनराइज एंड डिले इन सनसेट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आल्सो एक्सप्लेन व्हाई द रेड कलर लाइट डेविएट्स द लीस्ट एंड वायलेट मोस्ट, यानी कि वायलेट कलर ज़्यादा डेविएट होता है और रेड कलर जो है लीस्ट डेविएशन होता है, उसमें ऐसा क्यों होता है? सोचिए। तो सबसे पहले हम डिस्पर्जन की बात करें। डिस्पर्जन क्या होता है बेटा? डिस्पर्जन ऑफ, अगर हम वाइट लाइट की बात करें, यानी कि जब कोई वाइट लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम से पास होती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि उस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रेड कलर, इसमें आगे पूछा जा रहा है कि रेड कलर जो है कम डेविएट होती है और बाकी जो है आपका वाइट कलर जो है वो ज़्यादा, सॉरी वायलेट जो है वो ज़्यादा डेविएशन उसमें होता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, यहाँ से वाइट लाइट गई, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम इस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप इस स्पेक्ट्रम को देखोगे तो यहाँ पे रेड बनेगा और यहाँ पे वायलेट बनेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल पाथ इसका जो है वो क्या है? ये है। तो रेड में जो डेविएशन है इसको हम डेल्टा आर कहेंगे और दिस इज़ द डेल्टा वी। तो रेड में डेविएशन क्यों कम होता है? तो यहाँ पे अगर इसके वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ इज इक्वल टू लार्ज, और इसकी अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ इज इक्वल टू स्मॉल। तो वॉयलेट कलर के जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है और उसका लार्ज होती है। और डेविएशन की अगर हम बात करें जो डेविएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के, ठीक है। या फिर सिंपली हम कह सकते हैं डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ठीक है। यानी कि वेव नंबर या वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके अंदर डेविएशन कम होगा, और जिसका वेवलेंथ, यहाँ पे इसका वेवलेंथ कम है तो इसलिए उसका डेविएशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का क्या रीज़न है? भाई देखिए क्या होगा कि जो सनराइज होता है वो एक्चुअल टाइम से 2 मिनट पहले होता है, यानी कि जो हमको जब दिखता है उससे 2 मिनट मतलब एक्चुअल में जो सनराइज़ हो रहा है उसके 2 मिनट पहले ही हमको दिख जाता है, और जो सनसेट होता है 2 मिनट के बाद तक हमको दिखाई देता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो अब यहाँ पे एक्चुअल सनराइज बेसिकली हम बात करें कि तो ये जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। यानी कि कौन सा रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जनरली क्या होता है कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे, ठीक है, अगर जो सन है वो कहाँ पे होता है? होराइज़न पे होता है, और होराइज़न से उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से यानी कि रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमको अपेरेंट
यानी कि एक्चुअल जो है उतना नहीं दिखता, यानी कि 2 मिनट पहले दोनों के टाइम में, यानी कि एक्चुअल में और उसके में 2 मिनट का डिफरेंस होता है, लैग करता है। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये आपका एक्चुअल सनराइज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसका जो है सनराइज़ के केस में, यानी कि सनराइज़ के केस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको यहाँ पर ऐसे आता हुआ दिखेगा। तो यानी कि 2 मिनट डिफरेंस होता है दोनों का, यानी कि सनराइज़ और सनसेट में, यानी कि एक्चुअल सनराइज़ और एक्चुअल सनसेट के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न और ज़्यादा डिटेल में आपको एनसीईआरटी में आपके बिल्कुल प्रॉपरली दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। करा फाइंड द image position of an object when its magnification is 2 and focal length of the concave mirror is 18 सेंटीमीटर। आपके पास मैग्निफिकेशन दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है। m इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, v हमें फाइंड करना है, यही कह रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स, ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है, और 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो अब हमें v चाहिए, तो 1/u क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v, दिस इम्प्लाइज v माइनस f अपॉन fv, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस v माइनस f अपॉन fv, v से v कैंसिल, ये हो जाएगा क्या, f माइनस v अपॉन f, दैट इज़ मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा f माइनस v अपॉन f। m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है 2 इज इक्वल टू f कितना है, -18 माइनस v अपॉन -18, ये हो जाएगा आपका -36, इसको इधर लाएंगे तो इज इक्वल टू -18 माइनस v, माइनस साइन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो क्या जाएगा 36 इज इक्वल टू 18 प्लस v। तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा 36 माइनस 18, दैट इज़ यहाँ पे सीधे क्या जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द आंसर। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, व्हाट आर द थ्री डिफेक्ट्स इन द विजन ऑफ ह्यूमन आई, हाउ दे कुड बी रेक्टिफाइड। 3 डिफेक्ट्स जनरली ह्यूमन आई में कौन कौन से होते हैं और उनको रेक्टिफाइड कैसे किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आपने नाम सुना होगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। फर्स्ट डिफेक्ट आपका जो होता है वो क्या है, मायोपिया, ठीक है। और मायोपिया को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पास की चीज़ें होती हैं वो तो क्लियर दिखती हैं, लेकिन दूर की जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर नहीं दिखती हैं। यानी कि दूर से आने वाली जो रेज़ होती हैं, इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज़ होती हैं वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। यानी कि हमारा आई लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है, तो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और इसका जो करेक्शन है तो हमें क्या करना होगा, कॉनकेव लेंस चाहिए होगा, ताकि इसको हम डाइवर्ट करेंगे, यानी कि रेक्टिफिकेशन बाय कॉनकेव लेंस। दूसरा हमारा होता है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। और इसका जो करेक्शन होता है, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब कि दूर की चीज़ें तो क्लियर दिखती है लेकिन पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। मतलब कि पास की चीज़ों को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट, यानी कि रेटिना के पास बाद जो है पीछे जाकर के इमेज बन रही होती है, तो उसको हमें रेटिना पर लाना है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स
लेंस यूज्ड। और तीसरा आपका होता है प्रेसबायोपिया। तीसरा आपका प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में जनरली क्या होता है, एज के साथ जो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मतलब कि दूर की और पास की दोनों प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस केस में बाईफोकल लेंथ का लेंस यूज़ किया जाता है, यानी कि नियर एंड फार डिफेक्ट्स, दोनों डिफेक्ट्स होता है, इसलिए इसमें बाईफोकल लेंस यूज़ करेंगे, जिसमें दोनों फोकल हो, यानी कि ऊपर की तरफ कॉनकेव नीचे की तरफ कॉन्वेक्स हो, या एक तरफ कॉनकेव एक तरफ कॉन्वेक्स, यानी ऊपर नीचे दोनों फोकल लेंथ वाले लेंस। यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे एज के साथ साथ धीरे धीरे क्या होती है, बहुत दूर की चीज़ें भी नहीं दिखेगी, बहुत पास की चीज़ें भी नहीं दिखेगी, ये दोनों प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन वाई द स्काई अपीयर्स ब्लूइश। स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है भाई? देखिए, तो आपको मालूम होगा कि यानी कि जो इसका जो मेन रीज़न है ब्लू कलर के अपीयर होने का, तो ब्लू कलर जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्कैटरिंग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ का ब्लू कलर का जो है वेवलेंथ क्या होता है? स्मॉल होता है, इसलिए उसके अंदर स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो ब्लू कलर जो है ज़्यादा स्कैटर होता है, इस वजह से स्काई जो हमें ब्लू दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे, रीज़न फॉर द ब्लू कलर स्कैटर्स मोस्ट, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स दैन द वायलेट के केस में अगर हम देखें ब्लू कलर्स स्कैटर मोर, दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लूइश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, राइट द कंबाइंड फार्मूला गिविंग रिलेशन बिटवीन डेंसेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। ठीक है, डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ, इन तीनों में हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो इसका रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करेंगे डेविएशन का, तो डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेव नंबर के या 1/λ के। ठीक है, तो ये बेसिक आपका रिलेशन है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, दैट इज दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है, और दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ की। ठीक है, तो ये एक कॉमन रिलेशन इनके बीच में आपको मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ स्कैटरिंग। भाई देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो स्कैटरिंग क्या होता है, यानी कि जब वाइट लाइट की हम बेसिकली कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। हाँ, जनरली क्या होता है, एक्सपैंड होनी, फैल जानी, यानी कि जैसे ही लाइट है किसी एटमॉस्फेयर में आती है, कहीं पे आती है, तो वहाँ पे क्या आती है? फैल जाती है, स्कैटर होती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को। जो स्कैटरिंग होती है वो डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्कैटरिंग, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ठीक है, और इसमें आगे पूछा गया है कि नेम द साइंटिस्ट हु गिवन द लॉ, यानी कि जो ये लॉ जो दिया था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो इस साइंटिस्ट का नाम था रेलेज। ठीक है, इनका क्या नाम था? रेलेज, RALEIGHS। ठीक है, तो रेलेज इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिवन दिस लॉ। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आपको सारे असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।